सभी देखने वालों को, व्यूअर्स को मेरा करबद्ध नमस्कार। मेरा नाम ब्रह्म सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है, वहां पर 15 दिसंबर 1941 को मेरा जन्म हुआ। उसी गांव में उस टाइम पर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था। प्राइमरी स्कूल पल्ली गांव से करीब 3 किलोमीटर पर था। उस जगह का नाम शाहपुर है। तो मैं 3 किलोमीटर शाहपुर पढ़ने जाया करता था, और पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि गांव में कोई बाजार नहीं था, दुकान नहीं थी, कोई आटा पीसने का चक्की भी नहीं था, तो मैं घर का सामान भी साथ लाया करता था शॉपिंग करके। और पशुओं के लिए जो चना उस टाइम पर पिसवाया जाता था, मैं स्कूल में करीब 5 से 10 किलो तक चना सर पर रख करके स्कूल जाया करता। पहले उसको पीसने वाली चक्की पे डालता, फिर स्कूल जाता। स्कूल खत्म होने पे उसको लेकर के आता था। बड़ा मजेदार टाइम था। अब याद करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। घर पर उतना एजुकेशन वाला एटमॉस्फेयर नहीं था। पढ़ने लिखाने में ना किसी की रुचि थी, और ना कोई पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करता था। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे फादर गन्ना उत्पादन करते थे। अभी भी घर पर गन्ना उत्पादन होता है। हमारे एरिया में ज्यादातर गन्ने की खेती होती है। मेरा मुख्य काम था कि जिस टाइम पे गन्ना छोटा होता है, जुलाई के महीने में, हमारे यहाँ जून में गेहूं काटने के बाद गन्ना की बुआई होती है। तो जब वो गन्ना छोटा होता है, तो हमको टारगेट दिया गया था, जबकि मैं प्राइमरी स्कूल या 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में था, वो भी शाहपुर में ही था। 1 बीघा खेत की गुड़ाई करना, जिसको हम लोग आजकल वीडिंग बोलते हैं, या निराई गुड़ाई बोलते हैं, या खुदाई बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट था। पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट नहीं था। खैर, जो भी कुछ है उस एटमॉस्फेयर में पढ़े। फिर वहाँ से जूनियर हाई स्कूल, वो भी वही शाहपुर में ही है। गोकलपुर उसको बोलते थे, उसमें एडमिशन ले लिया। उसमें भी चलता रहा। टीचर लोग बहुत अच्छे थे। वो उस स्टैंडर्ड में भी, 6th 7th स्टैंडर्ड में भी नाइट में क्लास लेते थे जो बच्चे इंटरेस्टेड थे। तो हम गांव से अपना बिस्तरा उठा करके वहाँ पर गोकलपुर या शाहपुर जो गांव है, उसमें रात में बिताते थे, और सुबह खाना वाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए अपने गांव में जाते थे, क्योंकि 3 किलोमीटर हमको कुछ डिस्टेंस नजर आता ही नहीं था। खैर, वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई। फिर हाई स्कूल में एडमिशन हो गया, क्योंकि नंबर ठीक ठाक आ गए थे। तो हाई स्कूल का बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा वो है। वहाँ पर साइंस सब्जेक्ट नहीं था, तो मैं आर्ट साइड से हाई स्कूल किया। तो जब रिजल्ट आया हाई स्कूल का, बड़ा इम्पोर्टेंट होता या होता था उस टाइम पर, हमारे टाइम पे। तो पेपर वेपर भी बहुत ज़्यादा इतना कॉमन नहीं था, न्यूज़पेपर वगैरह। तो अखबार, एक जो पंसारी जिसको हम बोलते हैं, जिसके यहाँ से हम सामान वामान अपने घर का नमक तेल मसाला लाते हैं, वो आ, जब रिजल्ट आउट होता था तो वो अखबार मंगाता था, और पास फेल देखने का
बच्चों से पैसा लेता था। तो हम भी उसके पास गए, हमको उम्मीद नहीं थी कि हम पास होंगे। तो हमने कहा, भैया ज़रा देखो, 3rd डिवीज़न में कहीं नाम आता है क्या? ये हमारा रोल नंबर है। उन्होंने बोला नहीं। हमने बोला थोड़ा-सा और ऊपर देख लो, 2nd डिवीज़न में। उसमें भी उन्होंने बोला नहीं। हम हताश होकर के चल दिया, क्योंकि हमको अपनी औकात उससे ज़्यादा नज़र नहीं आती थी। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद फिर पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि एक बार 1st डिवीज़न वाला भी उससे देख ही लेते हैं, पैसा तिवारा लेगा तो लेगा, दे देते हैं। तो हमने उससे पूछा, भैया ज़रा 1st डिवीज़न में भी देख लो, ये आपका पैसा है। उसने देखा और उसने हमको बधाई दे दी कि आपकी 1st डिवीज़न। तो ये हमारा हालत था हाई स्कूल का बताने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना रुचि था पढ़ाई। फिर हमारी 1st डिवीज़न आ गई तो पूरे एरिया में आप जानते ही हैं, गाँव में क्या माहौल होता है। उस हमारे पिताजी, उनका नाम चौधरी भजन सिंह, अ, उनके लड़के को 1st डिवीज़न आया है, ठीक है, रुसवा हो गया। फिर किसी ने हमको एडवाइस दी कि आपकी 1st डिवीज़न आई है, तो आपको साइंस तो मिल नहीं सकता, आपको एग्रीकल्चर साइड में एडमिशन मिलता है। तो हमारे गाँव से करीब 19 किलोमीटर पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मुज़फ्फरनगर। वहाँ पर जाट इंटर कॉलेज अभी भी वे है, शायद नाम कुछ और रख दिया। तो उसमें हमारा एडमिशन हो गया। अब मैं ये अब आपको क्यों बता रहा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग वो है कि किस-किस अ, मतलब घटनाओं से हम गुज़रे हैं। तो हम उसमें क्लास में गए, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, बायोलॉजी, इनके टीचर जब-जब भी क्लास में आते थे, तो सब कुछ हमारे सिर के ऊपर से चला जाता था, हमारी समझ में कुछ नहीं आता था। बड़ी समस्या हुई। उस टाइम पर हमने हाई स्कूल 9th और 10th स्टैंडर्ड की सब ये साइंस की किताबें खरीदी, उनको खुद पढ़ा, खुद समझने की कोशिश की। करते-करते जैसे भी हुआ, साथ में जो कोर्स पढ़ाया जाता था, उसको भी कोप अप करने का कोशिश किया। कहने का मतलब ये कि जब एग्ज़ाम हुआ, वो भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, आपको मालूम है। तो हमारी 1st डिवीज़न नहीं आई, 2nd डिवीज़न रह गई। लेकिन 2nd डिवीज़न भी करीब 54% के करीब मार्क्स आ गए। तो उस टाइम पर ये है 1961। तो 1960 में पंतनगर यूनिवर्सिटी खुल चुकी थी। तो किसी हमारे मिलने वाले ने बोला कि पंतनगर में अप्लाई कर दो, यदि आगे पढ़ने की इच्छा हो तो। आपने अपने फ़ादर से पूछा, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, कहते हैं तुम्हारी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करो, हमसे जो हो सकेगा करेंगे, बाकी आप जानो। यदि आप कोई नौकरी करना चाहते हो तो मैं किसी को कह के अभी आपको नौकरी दिला सकता हूँ, इतना मेरा है। तो ख़ैर हम लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब उस टाइम पर जिसका 55% था उसका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था, आजकल शायद कुछ चेंज हो गया होगा। लेकिन जिसका नहीं था उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और अलीगढ़ में हमको सेंटर दिया गया। हम अलीगढ़ गए, अब देखिए, अ, आप लोग हँसेंगे सुन कर के, हमसे इंटरव्यू में पूछा गया कि टेबल टेनिस बॉल का वेट कितना होता है? अब हम ठहरा गाँव का रहने वाला बच्चा, पहले तो टेबल टेनिस का ही पता नहीं, फिर बॉल का वज़न कितना होता है, नहीं मालूम। तो हमने बोला साहब नहीं मालूम, सिर्फ़ एक ही सवाल हमसे पूछा गया था। लेकिन शायद वहाँ एडमिशन मेरिट के अनुसार हो रहा था, हमारा नंबर 54 पॉइंट कुछ था, थोड़ा ही कमी थी 55 में, तो एडमिशन हो गया तो हम पंतनगर पहुँच गए। लकीली मेरे एक ब्रदर बहुत बड़े हैं, उनके लड़का भी मेरा क्लास फेलो था, तो उनका भी एडमिशन हो गया, उनका 1st डिवीज़न उनका भी था।
तो हम दोनों पंतनगर के लिए चल दिए। पंतनगर के लिए चले जब कहानी बड़ी अजीबो-गरीब है, बहुत प्रॉब्लम था। उस टाइम पे साधन इतने अच्छे नहीं थे, किसी तरह से बस-वस में बैठ कर के पहुँचे। रुद्रपुर से आगे बस जाता नहीं था। रुद्रपुर से और पंतनगर का रास्ता सिर्फ़ रिक्शा से ही तय करना था। तो दोनों रिक्शा में बैठ लिए और एडमिशन जैसे आप जानते हो, जुलाई के महीने में होते हैं और जुलाई में इंद्र देवता मतलब बरसात काफ़ी जम के होती है और तराई में तो उसका नाम ही तराई है वहाँ पर और उस टाइम पर तो बारिश ज़बरदस्त थी। तो हम जो भी डिस्टेंस है 10-11 किलोमीटर वो रिक्शा में बैठ कर के भीगते हुए वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पहुँच गए। यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अभी भी वही कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, वही एंट्रेंस है। वो याद आती है जब भी मैं अभी भी उसमें जाता हूँ, मुझे उस दिन की याद आ जाती है कि जब मैं पहली बार उस कॉलेज में एंटर हुआ था। पूरी तरह से कपड़े भीगे हुए थे, कहीं कुछ किसी के पास जाने लायक नहीं था। तो हम दोनों ने मिलकर के साथ में कहीं स्टेयरकेस है एंट्रेंस के साथ ही, वहाँ पर थोड़ा-सा छुपने की जगह है, उसका सहारा लेते हुए कपड़े बदले और उस फ़ॉर्म में आ गए कि हाँ, कहीं जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। ख़ैर, ये कहानी रही यूनिवर्सिटी में जाने की। यूनिवर्सिटी में जाकर के जो होना था, जैसे प्रोग्राम होते हैं, उस तरह से चला। लेकिन जब पढ़ाई के लिए क्लास में गए, तो उस टाइम पर कुछ प्रोफ़ेसर बाहर के होते थे और पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी और हम लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, अंग्रेजी का थोड़ा बहुत आता था। अंग्रेजी सब्जेक्ट वैसे पास किया था, लेकिन पास करना बात दूसरी है और उसको आना और उसमें कन्वर्स होना वो दूसरी बात है। तो वहाँ भी लेक्चर अपने सब सर के ऊपर से निकल जाते थे। शायद हमारे पढ़ाई इसी तरह की हुई, वहाँ भी मेहनत करनी पड़ी। लाइब्रेरी में बहुत टाइम बिताना पड़ा, हर एक शब्द का हिंदी में वो अर्थ ढूँढना पड़ा, तब समझ में आता, फिर उसकी स्पेलिंग रटते थे और जा कर के फिर उस टाइम पर वहाँ पर पंतनगर यूनिवर्सिटी में क्विज़ नाम की चीज़ होती थी, जिसको बहुत छोटा एग्ज़ाम बोलते हैं और वो सरप्राइज़ क्विज़ होते थे। मतलब वो अनाउंस नहीं होते थे, आपको पता नहीं है कब टीचर या प्रोफ़ेसर का मूड आ जाएगा कि वो आपका एग्ज़ाम ले लेगा पढ़ाते-पढ़ाते। तो हमेशा तैयार होकर के जाते थे, वो बहुत अच्छा सिस्टम था। आजकल बच्चों ने नहीं पसंद किया, वो सब मेरे विचार से अब नहीं है। लेकिन अब हमको रियलाइज़ हो रहा है कि वो अच्छा था, क्योंकि जितना भी पढ़ाया क्लास में जाने से पहले रिवाइज़ करना ज़रूरी हो जाता था, क्योंकि पता नहीं प्रोफ़ेसर साहब क्विज़ ले लें और वो क्विज़ के मार्क्स उसमें फाइनल में ग्रेड लाने के लिए जुड़ जाते थे। ख़ैर, हमने पहला ट्राइमेस्टर बहुत मेहनत की, क्योंकि मैं सेकंड बैच में था। मेरे से पहले एक बैच 1960 का चल रहा था और उसमें जिन लोगों का एडमिशन हुआ था, उनमें से कुछ को घर वापस भेज दिया था 1 साल के बाद ही। वहाँ पर सिस्टम है या था कि जिसका कंटीन्यूअस 3 ट्राइमेस्टर में उस टाइम पे ट्राइमेस्टर होता था, 3 महीने का। कंटीन्यूअसली दी ग्रेड पॉइंट एवरेज कुछ लिमिट से उस टाइम पे 3 होता था। 3 से नीचे है, वो आगे डिग्री कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो कुछ भाई लोग हमारे सीनियर, हालाँकि उन्होंने हमारी रैगिंग-वैगिंग अच्छी की थी, लेकिन उन बेचारों को घर जाना पड़ा। तो वो डर बैठा हुआ था कि शायद हमारा भी नंबर अगले साल इसी कैटेगरी में ना आ जाए। तो रात-दिन मेहनत करते थे, पढ़ते थे। हमारे को ताज्जुब हुआ जब हमारा पूरा साल या हुआ, 3 ट्राइमेस्टर का हमारा ग्रेड पॉइंट एवरेज 5 5 में से 4.5 हो गया। 4.5 मायने रखता है। हमको खुद को यकीन नहीं आ रहा था, क्या है? लेकिन डीन साहब
कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के जो चीफ होते हैं वो डीन साहब कहलाते हैं, अभी भी वही कहलाते हैं। डीन साहब के ऑफिस से हमको बुलावा आया कि आप डीन ऑफिस में काम कर सकते हैं। वहाँ पर सिस्टम था अर्निंग वाइल लर्निंग, पढ़ते हुए भी आप कमा सकते हैं। कुछ थोड़े पैसे मिलते थे, 1 घंटा काम किया उसका कुछ मजदूरी मिल गई, वो ठीक था। उस टाइम पे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि जो घर से जो पैसे आते थे उसके अलावा अपने कमाने के किया तो मस्ती मारने के लिए थोड़ा अच्छे होता था। तो हम बड़े खुश हुए, लेकिन खुश होने के साथ साथ हमारा दिमाग भी खराब हो गया, और हमने जितनी मस्ती थी होती है वो सब करनी शुरू कर दी। हम भूल गए कि हमारा अंग्रेजी में हाथ तंग है, मेहनत करनी चाहिए, वो हम भूल गए। और हम जितने भी गेम्स वगैरह इंडोर आउटडोर होते थे सब में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। पढ़ाई में टाइम कम लगाया और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसको बोलते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगाया। नतीजा ये हुआ कि दूसरे साल के अंत में हमारा ग्रेड पॉइंट एवरेज 3.2 पे आके रुका, 4.5 से 3.2। बड़ा समस्या हो गया। और साथ में एक और अच्छा चीज हुआ कि हमसे जो सीनियर्स थे उन्होंने बीएससी फाइनल कर लिया और उनका एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, और उसमें उनको सभी को फेलोशिप मिली, लेकिन 2 तरह की फेलोशिप। जिसका ग्रेड पॉइंट एवरेज 4 था 5 में से, 4 आउट ऑफ 5, उसको फेलोशिप शायद, अब मेरे को फिगर ठीक से याद नहीं, शायद 150 रुपये पर मंथ, 150 रुपये पर मंथ मिला। और जिसका 4 से कम था उसको मात्र 75 रुपये पर मंथ, आधा शायद, ये फिगर मेरे को ठीक से याद नहीं। लेकिन इसका असर मेरे दिमाग पर बहुत पड़ा। मैंने कहा आगे तो हमको पढ़ना है, हमको तो कोई मना ही नहीं करता, घर से पूरी छूट है, पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो घर आ जाओ, खेती है, खेती करो। तो हमने सोचा ये तो गड़बड़ है, थोड़ी बेइज्जती भी होगी जब हमको फेलोशिप तो आधी मिलेगी। तो हमने अपने हॉस्टल जिसमें रहते थे उसको छोड़ छाड़ करके जो नया हॉस्टल बना था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, तब इंजीनियरिंग कॉलेज का हो गया था, तो हमने सब कुछ छोड़ करके, हालांकि वो बहुत दूर पड़ता था कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से, हम उसमें शिफ्ट हो गए। और हम पढ़ाई के अलावा और कुछ करता नहीं था, सिर्फ पढ़ाई साहब छोड़ दिया। डीन ऑफिस से भी हमको निकाल दिया गया, कोई वर्क आप नहीं करेंगे क्योंकि आप तो पढ़ने में कमजोर हो गए। तो हमने दूसरी एक्टिविटी छोड़ दी। खैर कहानी लंबी है, लेकिन साल के आखिर में जब एग्ज़ाम, जब हमने टोटल उसको देखा तो हमारा ग्रेड पॉइंट एवरेज 5 आउट ऑफ 5 था उस साल के लिए, जो कि मैक्सिमम होता है और उसको यूनिवर्सिटी ऑनर भी कहा जाता है। और जो हमारा ध्येय था, उद्देश्य था, वो पूरा हो गया। हमको एमएससी में एडमिशन मिल गया, हमको पूरी फेलोशिप मिल गई। तो ये रहा हमारा स्ट्रगल पढ़ाई का। और फिर हमने वहाँ एमएससी हॉर्टिकल्चर में की। उसकी भी एक कहानी है, मैं शेयर करना चाहूँगा, खास करके स्टूडेंट उससे थोड़ा सा शायद सीख पाएँ। एमएससी में कोर्सेज करने होते हैं और साथ में थीसिस लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं फील्ड में। अ, पंतनगर यूनिवर्सिटी का या जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनका ट्रेंड यही है। तो हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया टोमेटो के ऊपर, टमाटर के ऊपर। हमने बड़े अपने उससे ध्यानपूर्वक पूरा वो ध्यान रखते हुए किया, लेकिन हमको समस्या आ गई कि फसल हमारी खड़ी है, टमाटर की पौध खड़ी है खेत में, पौध मतलब ट्रांसप्लांट हो गई, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। देखने में एकदम हरी डार्क ग्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है। हम परेशान। हमने अपने एडवाइजर साहब को बोला, एडवाइजर परेशान, बार बार देखे,
देख के चले जाएं, फिर किताब देखें, नहीं समझ में आता। बहरहाल सभी को परेशान किया हमने। फिर वहाँ पर एक डॉक्टर रमाशंकर सिंह पैथोलॉजी के प्रोफेसर होते थे। ही इज़ नो मोर, मेरी उनको श्रद्धांजलि। अ, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, साहब हमारी फसल में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, आप कुछ टाइम निकाल करके जो भी आपको सुविधा हो बताइए, थोड़ा एक बार देख लीजिए। वहाँ पर पंतनगर यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे, पता नहीं आजकल भी वही होगा, टीचर लोग स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह से रखते थे, और जो स्टूडेंट बोलते थे वो एकदम से वो उनकी संतुष्ट करने की कोशिश करते थे। तो वो एकदम से एग्री हो गए कि अच्छा ठीक है, इस टाइम पे आ जाओ, मैं चलूँगा आपके साथ। और वो चले। और उस टाइम पे गाड़ियाँ-वाड़ियाँ इतनी नहीं होती थी, पैदल जाना ठीक है, पैदल आना, धूप हो या कुछ भी हो। तो ख़ैर हम फील्ड पर गए प्रोफ़ेसर साहब को लेकर के। प्रोफ़ेसर साहब ने कहा कि इसमें अ, उन्होंने चारों तरफ नज़र लगाई और फिर बोले, इसमें से एक पौधा उखाड़ो आप। अब उन्होंने कहा पौधा उखाड़ो, और मेरा एक्सपेरिमेंट वाला, और उस टाइम पर एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो जाए तो थोड़ी गलानी होती है, स्टूडेंट की स्थिति अलग होती है। तो ख़ैर प्रोफ़ेसर साहब का हुक्म था, हमने उखाड़ा, और जैसे ही हमने पौधा उखाड़ करके उनको दिखाया, वो पौधा देखते ही कहते हैं, "आ जाओ मेरे साथ, वापिस आ जाओ, ये तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म, इसमें कुछ नहीं होने वाला है।" सो हमको लग गया झटका साहब ज़बरदस्त। हम प्रोफ़ेसर साहब के पीछे-पीछे चल दिए, और वो हमको हमारे एडवाइज़र के पास ले गए, और एडवाइज़र साहब के सामने बता दिया। डॉक्टर राजपाल सिंह जी हमारे एडवाइज़र होते थे, ही इज़ नो मोर। उनको बता दिया कि ये क्रॉप नहीं होगी, आप जानो आपका काम जाने। इसमें रूट नॉट निमेटोड लगा हुआ है, रूट नॉट निमेटोड। ग्रंथि बन जाती हैं रूट में, गाँठें बन जाती हैं। उसको मिलाडोगाइन भी बोलते हैं, जो स्टूडेंट यदि सुन रहे हैं और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है निमेटोड का। तो उन्होंने बता दिया, ठीक है, मैं ये बतला रहा हूँ आपको इसलिए इसलिए सुना रहा हूँ कि आदमी को कभी घबराना नहीं चाहिए। जो ज़िंदगी है, वो मात्र समस्या है, और समस्या से जूझते रहना ही ज़िंदगी है। अब ये देखिए अब मैं कैसे जूझ रहा हूँ आगे। देखिए तो हमारे एडवाइज़र साहब हमको डीन साहब के पास ले गए, क्योंकि उनकी समझ में भी नहीं आया कि इस लड़के का यदि एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो थीसिस नहीं लिखी जाएगी, थीसिस नहीं लिखी जाएगी तो इसको डिग्री कैसे मिलेगी? और हम भी वरीड के सबको ठीक-ठाक चल रहा है, बाकी साथियों को हमारा नहीं चल रहा। तो डीन साहब डॉक्टर एन के अनंत राव सर होते थे, आजकल ही इज़ आल्सो नो मोर। तो उनके सामने जाते हुए हमको डर भी लगा करता था। तो ख़ैर वहाँ पर गए, उनको समस्या सुनाई हमारे एडवाइज़र साहब ने, और जैसे ही समस्या सुनाई तो उन्होंने उसका निदान दिया। जो निदान दिया वो मैं ही जानता हूँ, जिस टाइम पर मेरे ऊपर बीती थी। उन्होंने सिर्फ़ 2 टूक बात कही, इन्होंने समस्या फ़ेस की है, समस्या का हल भी यही निकालेंगे। इनको जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप आगे दे रहे हैं, थीसिस लिखने के लिए, वो रूट नॉट निमेटोड के ऊपर ही दीजिए, जो कि उसमें बीमारी लगी थी, मिराडोगाइन के ऊपर। तो हम तो जो जितना थोड़ा हमको ज्ञान था, हम घूम गए उस टाइम पर, कि हमने तो निमेटोलॉजी का एक भी कोर्स नहीं किया है, अब वो कोर्स भी करने होंगे, और साथ में एक्सपेरिमेंट भी करना होगा। पता नहीं एमएससी होगी या नहीं होगी। बहरहाल सब कुछ हुआ, 2 कोर्स भी पढ़े। हमको रूट नॉट निमेटोड में भिंडी के ऊपर, भिंडी, ओकरा काम करने के लिए दिया गया, और उसमें ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स से निमेटोड की पॉपुलेशन को कम कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया।
वो हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप थी, सीजन भी था, वो पूरा हो गया। और उसमें जो हमारी रिकमेंडेशन आई कि नीम केक या कैस्टर केक 250 ग्राम पर स्क्वायर फीट यदि खेत में डालें तो रूट नोट निमेटोड से निदान मिल जाता है, उतना नुकसान नहीं होता जितना कि बिना किसी ट्रीटमेंट के होता हो, क्रॉप ठीक ठाक हो जाती है। और मुझे कहते हुए ये खुशी हो रही है कि आज की डेट में भी वो रिकमेंडेशन कायम है, जो कि हमने 1966 में उस हालत में काम किया था। बड़ी खुशी होती है इसीलिए कि अभी तक ये हमारी रिकमेंडेशन कायम है, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट से ये कम हो जाता है। खैर, अब आगे कहानी आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद एमएससी कर लिया। वहाँ पर एक थोड़ा एक इंसिडेंस हो गया जो आपको सुना देता हूँ। अ, सभी लोग बड़े सिंपैथेटिक थे, तो जिन्होंने एमएससी किया था, हमसे पहले वाले बैच को भी सबको वहाँ पर सर्विस मिल गया था, नौकरी मिल गया था। तो हमारा बैच मैच्योर हुआ, तो उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में पूछा गया कि आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे। काम था टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, ये 3 काम थे। पढ़ाना, अनुसंधान करना और विस्तार में भाग लेना। तो हमसे भी पूछा गया। हमने बोला कि हमको टीचिंग पसंद है। तो जो रिसर्च के इंचार्ज थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं शायद अभी भी, आ, वो डायरेक्टर रिसर्च होते थे, उन्होंने पूछा कि रिसर्च क्यों नहीं। अब उस टाइम पर हम लोगों को उतनी समझ नहीं थी, बचपना था, फट फट जो भी था, जो फेस किया था वो बता दिया। मैंने कहा साहब, हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट के दौरान हमको एक्सपेरिमेंट स्टेशन से, वो डायरेक्टर रिसर्च के अंडर में होता है, वहाँ से फैसिलिटीज ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, वो नहीं मिली, पता नहीं क्या क्या बोल दिया हमने। उससे वो नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि आपने और कोई एक्सपेरिमेंट स्टेशन देखा है? हमने तो एक के अलावा और कोई देखा ही नहीं, कहाँ गए हैं, कहाँ जाने का मौका मिलता है इस तरह का। लेकिन वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने हमको बोल दिया, मैं देखता हूँ कि तुमको सर्विस कहाँ मिलता है, तुमको सर्विस नहीं मिलेगी। वो ठीक है, उस टाइम पे इतनी वो भी नहीं थी, मायूसी तो हुई, लेकिन बेपरवाह, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट ये कि घर पे जाके खेती कर सकते हैं, घर पर खेती होता है। तो खैर, हॉस्टल में आ गए, सबको सर्विस मिल गई, ब्रह्म सिंह को नहीं मिली। लेकिन थोड़ी देर बाद वही डॉक्टर रमाशंकर सिंह, निमेटोलॉजी वाले प्रोफेसर, हमारे वार्डन भी होते थे पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल के, पीजी हॉस्टल के, उनके यहाँ से बुलावा आया। हम गए, उन्होंने कहा बैठ जाइए, बैठ गए, चाय पिलवाई, क्योंकि स्टूडेंट की बड़ी सेवा किया करते थे प्रोफेसर लोग उस टाइम पे। उम्मीद करता हूँ अभी भी शायद ट्रेंड इसी तरह का होगा। बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से। तो हमको बिठा दिया, चाय पियो, और उनके पास एक छोटा सा टाइपराइटर हुआ करता था, वो वहीं उसी में रखते थे, ड्राइंग रूम में ही। तो टाइपराइटर पे बैठ करके कुछ टाइप करना शुरू किया, और टाइप करने के बाद सिग्नेचर किया, और सिग्नेचर करने के बाद लेटर हमको दे दिया कि ये लीजिए। हमने लेटर पढ़ा, तो उसमें हमारा अपॉइंटमेंट लेटर था कि आपको सीनियर रिसर्च असिस्टेंट इस प्रोजेक्ट में अपॉइंट किया जाता है और आप कल से काम पर आ जाइए। देखिए साहब, क्या से क्या होता है। एक जगह थ्रेट मिल रहा है कि देखते हैं आपको सर्विस कहाँ मिलेगी, और वहीं पर ये डॉक्टर रमाशंकर सिंह भी उस पैनल में बैठे हुए थे, इन्हीं के सामने सब कुछ हुआ था। इन्होंने ही हमको आके अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। तो सबसे पहले नौकरी हमारी मिल गई, जिसको नहीं मिली थी उसको सबसे पहले मिल गई, वो अगले दिन से उस पर चला गया। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, डायरेक्टर रिसर्च और वो
डॉक्टर रमाशंकर सिंह और उसके बीच में लेकिन हमको उससे कोई इतना मतलब नहीं। लेकिन इस बीच में क्योंकि कहानी लंबी है, उसको थोड़ा छोटा करता हूँ। इस बीच में हमने अप्लाई कर दिया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली, पीएचडी के लिए। साहब उसमें हमारा एडमिशन हो गया। एडमिशन तो हो गया लेकिन हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही थी कि जा करके ज्वाइन करें, क्योंकि डॉक्टर रमाशंकर सिंह का इतना एहसान था, उन्होंने सर्विस दी थी। उसको बीच में छोड़ने का हमको थोड़ा हिम्मत नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। हम उनके पास गए और हमने उनको बोला, साहब हमारा एडमिशन आईआरआई में हो गया, लेकिन आप चिंता मत करें, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। ये सोच करके मैंने बोला कि वो बहुत खुश होंगे। अरे वो खुश होने के बजाय इतने नाराज हो गए कि हमारे ऊपर बरस बैठे। अरे ब्रह्म सिंह, तुम क्या सोचता है, आईआरआई में एडमिशन ऐसे ही होता है, तुम क्या बोल रहा है, तुम नौकरी नहीं छोड़ेगा, तुम नौकरी नहीं छोड़ेगा, मैं तुमको नौकरी से निकालता हूँ और जा करके आईआरआई ज्वाइन करो, बात मत करो। और ठीक है साहब, जो जो होना है सो होना है। हुआ, जा करके पीएचडी में एडमिशन लिया। पीएचडी में एडमिशन लिया तो वेजिटेबल साइंस डिवीजन में गया, तो वहाँ पर डॉक्टर विश्वजीत चौधरी, लेट डॉक्टर विश्वजीत चौधरी, बी चौधरी के नाम से मशहूर हैं, वेजिटेबल के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। वेजिटेबल में बहुत सारी वैरायटी डेवलप की। खैर उनके आगे जाके खड़े हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने एमएससी में कौन से एस्पेक्ट पे काम किया है थीसिस लिखने के लिए। हमने बताया, साहब हमने रूट नोट निमेटोड पर काम किया है, भिंडी के ऊपर। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया तो बड़े खुश होकर के बोले, अरे तुमने रूट नोट निमेटोड पे काम किया है तो तुम पीएचडी भी रूट नोट निमेटोड पर ही करोगे। अब आप सोच सकते हैं मेरी हालत क्या हुई होगी उस टाइम पर। मैं हॉर्टिकल्चर का बंदा और निमेटोलॉजी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया, तो वहां पर आकर के भी हमको प्रॉब्लम रूट नोट निमेटोड पे ही दी। लेकिन अब रियलाइज करता हूँ कि जो हुआ ठीक हुआ और वही होना चाहिए था जो हुआ। तो हमने टोमेटो के ऊपर रूट नोट निमेटोड पे काम किया और निमेटोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़े। रूट नोट निमेटोड के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी आइडेंटिफाई की। वो वैरायटी आगे फिर हाइब्रिड और वैरायटी डेवलप करने के लिए, रेजिस्टेंट एंड टॉलरेंट वैरायटी के लिए काफ़ी इस्तेमाल हुई। और एक वैरायटी सीरियल 120 तो बहुत सालों तक चली, जो कि टॉलरेंट की रूट नोट निमेटोड के लिए। और भी इस तरह का बहुत कुछ था। और वहाँ पर इतना ही नहीं, हमारे गुरुजी ने, डॉक्टर विश्वजीत चौधरी ने ये भी बोला कि खाली वैरायटी आइडेंटिफाई करने से काम नहीं चलेगा, आप ये भी बताइए कि ये रेजिस्टेंस रूट नोट निमेटोड को टोमेटो में क्यों है। तो सीधे बायोकेमिस्ट्री में भेज दिया। अब बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री के वो ढूंढो, सब कुछ किया और फिर बायोकेमिकल एनालिसिस किया। अब रियलाइज करता हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने। उस टाइम पे तो मैं सोचता था क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे को, मेरे से क्या इन लोगों को वो है उम्मीद जो काम पर काम दिए जा रहे हैं। वो एज होती है जो स्टूडेंट उस एज ग्रुप में है, कृपया ध्यान रखें, गुरु आपको कष्ट नहीं देता, गुरु आपका जो कैरियर है उसको बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है और स्टूडेंट को एक्सपीरियंस नहीं होता तो इसलिए उसको बुरा लगता है। तो वो ट्रेनिंग हमको अब भी काम आती है। बायोकेमिस्ट्री की बात होती है तो हमारी समझ में आती है, काम नहीं किया होता तो कुछ समझ में नहीं आती। उस टाइम पे खाली पेपर क्रोमेटोग्राफी चलता था, हमने किया उस टाइम पर। और फिर उसके बाद आजकल तो सब कुछ एडवांस है, ये चलता है। बहरहाल इस तरह से करके हमने अपना पीएचडी पूरा कर लिया। पीएचडी पूरा करने के बाद फिर तो हमारे गुरुजी ने एक प्राइवेट फर्म में, डीएलएफ जिसका नाम है, वहां पर भेज दिया। और वहां पर हमको बड़ी मोटी तनख्वाह पर रख लिया और असाइनमेंट भी दे दिया, सीधे पूना भेज दिया।
उस टाइम पर डीएलएफ खेती-बाड़ी भी किया करता था, अनियन वनियन की खेती कुछ करते थे। प्याज की खेती-वेती में काफ़ी पैसा लगा रखा था। तो ख़ैर जो भी कुछ हुआ मैं उनको कुछ थोड़ा अनियन का सीड खरीदना में टेक्निकली जर्मिनेशन टेस्ट वग़ैरह करके अपने साथ लेकर के गए थे, जो भी टेस्टिंग-वेस्टिंग फैसिलिटी थी। उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा कराया, वो बहुत खुश हो गए 5-7 दिन में ही, जो कुछ काम करना था उनको करके दिया। लेकिन तब तक हॉस्टल में हमारा कमरा सही सलामत था, हम रख सकते थे, तब तक कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे पीएचडी का वाइवा दिए हुए। तो जैसे ही कमरा खोला तो वहाँ पर हमको अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। उस टाइम पर जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका नाम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होता था। तो उसमें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का वो पड़ा हुआ था। तो फिर धर्म संकट पैदा हो गया। डीएलएफ में मोटी तनख्वाह मिलती है और ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तनख्वाह ₹560 प्रति माह मिलेगी। तो फिर सोचा, बहुत कुछ सोचा, सोचने के बाद तय किया प्राइवेट प्राइवेट है ये यूनिवर्सिटी, अच्छा है। और फिर थोड़ा उस टाइम पे ये भी लगा, थोड़ा बच्चों के साथ रहने को मिलेगा, थोड़ा ठीक रहेगा। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉइन कर ली। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वेजिटेबल साइंस की पोस्ट जॉइन की। प्रोफ़ेसर कीर्ति सिंह जी बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं वेजिटेबल के, मेरे गुरु हैं, मैं उनका आभारी हूँ। जो भी कुछ मैं जीवन में किया हूँ, उनसे सीख कर के किया हूँ, ऑब्ज़र्व करके सीख किया हूँ। हालाँकि उनके साथ काम करने का मौका कुछ ही साल रहा, 3 साल का, साढ़े 3 साल का, लेकिन बहुत कुछ सीखा उनसे। ख़ैर तो वहाँ पर टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन सब कुछ, कुछ वैरायटी डेवलप करने का इनिशिएट किया। पीएचडी और एमएससी स्टूडेंट भी हमको अलॉट हुए, लेकिन बाद में मुझे वो छोड़ना पड़ा था, तो वो किसी और के अंडर में उन्होंने पीएचडी और एमएससी किया। वहाँ पर रहते-रहते मुझको फर्स्ट ईयर में बहुत मज़ा आया था टीचिंग करने में, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती थी। लेक्चर तैयार करना पड़ा था रोज़ाना और एक लेक्चर नहीं, कई एक लेक्चर तैयार करने पड़ते थे। अंडर ग्रेजुएट और डॉक्टर कीर्ति सिंह जी की कृपा से हमको पोस्ट ग्रेड की क्लास भी मिल गई थी। तो पोस्ट ग्रेड क्लास के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ रहा था, लाइब्रेरी जाना पड़ रहा था। तो पहले साल बहुत मज़ा आया, लेकिन सेकंड ईयर में सब काम हल्का हो गया, रिपिटिशन है, वही चीज़ पढ़ानी है जो पहले साल पढ़ाई थी, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। तीसरे साल में इंटरेस्ट और भी ज़्यादा कम हो गया। हालाँकि रिसर्च में कुछ थोड़ा बहुत लगा रहता था, लेकिन वहाँ पर उस टाइम पर टीचिंग वाले को रिसर्च का उतना टाइम नहीं मिलता था। क्लासेस बहुत लेनी पड़ती थी, समय बहुत कम होता था। तो टीचिंग में ही ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो एक रोज़ मैं सुबह, शनिवार का दिन था, अपने आँगन में बैठा हुआ था, न्यूज़पेपर उठाया, पढ़ना शुरू किया। तो उन दिनों सैटरडे के दिन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐड आया करता था वैकेंसीज़ के लिए। तो उसमें हमने देखा हमारी क्वालिफ़िकेशन फिट हो रही है, डिट्टो, जैसे किसी ने हमसे ही पूछ कर के वो क्वालिफ़िकेशन दी। सोचता रहा मैं, लेकिन फिर सोचा अप्लाई तो कर देते हैं। सोचना इसलिए पड़ा क्योंकि यूनिवर्सिटी को हमने 5 साल का बॉन्ड भर के दिया हुआ था कि 5 साल तक तो मिनिमम हम आपके साथ रहेंगे, 5 साल तक कहीं नहीं जाएँगे। तो 5 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते आप, सीधी-सी बात है। लेकिन हमारा सर चकराया और हमने अप्लाई कर दिया। कोई मतलब नहीं हम सीरियस नहीं था उसके बारे में, बिल्कुल भी मेरे को कोई वो नहीं था। लेकिन वो मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने सोचा था और ठीक है अप्लाई करना था, कर दिया। लेकिन सरप्राइज़िंगली हमको इंटरव्यू लेटर आ गया यूपीएससी से।
जो कि जनरली होता नहीं। तो इंटरव्यू लेटर आया तो हम प्रोफेसर सिंह के पास गए, डॉक्टर कीर्ति सिंह के पास। उनको नहीं बताया हमने, ये सब कुछ बताने वाला नहीं था क्योंकि खुराफात की हुई थी। अ, तो हमने उनको बोला साहब दिल्ली जाना है, हमारी ससुराल है दिल्ली में, 1 दिन के लिए हमको छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ। तो इस बहाने से हम आ गए और यूपीएससी पहुंच गए और बिना किसी की तैयारी-वैयारी किए, क्योंकि ये पता था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है नहीं, तो इंटरव्यू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो फिर भी अटेंडेंस लगा कर के वापस आ जाएँगे, किराया-विराया मिल जाएगा, जो भी कुछ उस टाइम पे वो देते थे वो लोग। वहाँ गए तो हमको ताज्जुब हुआ कि जब हमारे सब क्रेडेंशियल चेक किए, तो हमको अंदर जाने के लिए बोल दिया इंटरव्यू के लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए पूछा ही नहीं। ताज्जुब हुआ, बहुत ताज्जुब हुआ। लेकिन अब चिंता भी हुई कि इंटरव्यू भी देना है। कोई नहीं, इंटरव्यू का जब नंबर आया, इंटरव्यू दिया। लकीली सभी क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिक्स का था, सांख्यिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका नहीं दे पाए थे। खैर इंटरव्यू दे दिया तो दिमाग में तो बिल्कुल था ही नहीं कि ये होने वाला है। तो हम वापस चले गए यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में सुबह ही सुबह जब अगले रोज गए तो डॉक्टर कीर्ति सिंह ने बुला लिया। तो हमारा माथा ठनका, प्रोफेसर तो कभी इतने जल्दी बुलाता नहीं, आज क्या बात हो गई है? तो उन्होंने पूछा सीधे-सीधे कि कल आप कहाँ थे? तो हमको क्लिक कर गया, मैंने कहा गुरुजी को पता चल गया है। तो हमने बोला, मैंने कहा साहब यूपीएससी में इंटरव्यू देने गया था। मैंने इतना कहा था कि उन्होंने कहा थैंक यू, यू गो, जाओ। तो उनको कहानी पहले से ही पता थी, क्योंकि वो जो हमारे एक्सपर्ट थे डॉक्टर अंबिका सिंह यूपीएससी में, वो उनके यहाँ, वो भी उस रोज दिल्ली में ही थे। डॉक्टर कीर्ति सिंह उनके यहाँ ठहरे हुए थे, और डॉक्टर अंबिका सिंह ने, उन्होंने जैसे ही दो दोस्तों में बात होती, बताया भैया कोई आपके एचएयू से एक लड़का था, उसका सिलेक्शन हो गया है, नाम उसका ब्रह्म सिंह था। तो उनको पता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मेरे को नहीं बताया। खैर बात आई गई होगी। 2-1 महीने के बाद साहब, वाइस चांसलर ऑफिस में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए लेटर आता है यूपीएससी से, और साहब यूनिवर्सिटी में हल्ला मच जाता है कि ब्रह्म सिंह ने बदमाशी की है, इसकी नौकरी गई। जो भी बोलता है यार तुमको क्या जरूरत थी, तुमको क्या वो था, क्यों अप्लाई किया था, क्या कर रहे हो आप? खैर कोई नहीं, हम पहुंच गए साहब वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमको नसीहत दी, सभी नसीहत दे रहे थे, तो रजिस्ट्रार क्यों पीछे रहता। और उन्होंने कहा मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। मतलब सीधे सीधे रेस्टिकेशन वाला थ्रेट था। तो खैर अब जो होगा होगा। हम गए, हमने हमको कंफर्टेबल किया। हम्म, उस टाइम पर फ्लेचर साहब वाइस चांसलर होते थे। आई थिंक ही वाज द लास्ट आईसीएस। यस, ही वाज आईसीएस। तो वाइस चांसलर साहब ने हमसे पूछा, यू वांट टू लीव द यूनिवर्सिटी? मैंने कहा सर नो, 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 हम यूनिवर्सिटी छोड़ना नहीं चाहता। तो फिर अप्लाई क्यों किया था? तो उस टाइम पे बुद्धि काम कर गई, हमने बोला, मैंने कहा साहब हम जानना चाहता था हम कहाँ स्टैंड करता है। वो यूपीएससी बहुत नाम सुना था, सोचा टेस्ट कर लेते हैं हम भी उसके लायक हैं या नहीं है। अंग्रेजी में जवाब दिया था मैंने उसको कि सर आई वाज टेस्टिंग माय वर्थ, वेदर आई एम कैपेबल ऑफ फेसिंग सच थिंग। हो, तो उनको लगा कि ये बंदा तो यूनिवर्सिटी छोड़ना नहीं चाहता है, तो उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया, दोज हु वांट टू लिव द यूनिवर्सिटी कैन लिव इट। और पता नहीं भगवान जाने क्या मूड था साहब का, ऐसा रिमार्क दे दिया, और रिमार्क हमारे फेवर में गया, और हमको यूनिवर्सिटी छोड़ने की परमिशन बिना कोई फाइन किए या कुछ किए मिल गई। रजिस्ट्रार देख करके उसका एकदम से वो 360 डिग्री पे बदल गया, खुश हो गया,
और हमारी बड़ाई करने लगा, आपने ठीक किया, ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, ये वैसी है, जैसे आप हुआ करता है, जानते हो आप। ठीक है, कोई नहीं। तो साहब हम फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने का इंतजाम होने लगा, लेकिन हमारे प्रोफेसर हमारे फेवर में थे, उन्होंने हमारे लिए इक्विवेलेंट पोस्ट वहाँ पर क्रिएट करा दी। लेकिन उस टाइम पर भी आदमी इतना मैच्योर नहीं होता है, तो हमारी इमैच्योरिटी के कारण हमने उसको ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो गया था। यूपीएससी ने हमको 5 एडवांस इंक्रीमेंट दे दिए थे, और जब हम यूनिवर्सिटी ने हमको ऑफर किया नेक्स्ट इक्विवेलेंट पोस्ट, हमने उसमें वो 5 एडवांस इंक्रीमेंट मांग लिए, जो कि यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन अलाउ नहीं करते थे। तो वो लोग मजबूर हो गए, तो हमने यूनिवर्सिटी छोड़ा। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि आदमी की जो डेस्टिनी होती है, मुझे दूसरों का पता नहीं, मुझे अपना पता है। अपने बारे में मैं सोचता हूँ, शायद मैं डेस्टाइन था इसी के लिए, ये इसीलिए सब कुछ हैपनिंग हो रही है, नहीं तो ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, मेरे हिसाब से अब नॉर्मल है। तो इस तरह से हम यूनिवर्सिटी छोड़ करके साहब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, उसका एक यूनिट था, एग्रीकल्चरल रिसर्च यूनिट, एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिट अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में आपका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है आईसीआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, विवेकानंद प्रवर्तीय कृषि अनुसंधान शाला, उसके ऊपर ही एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस का भी था, जो हाई एल्टीट्यूड में बॉर्डर एरियाज में एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप करके वहाँ पर जितने भी फ्रेश आइटम है, फ्रूट वेजिटेबल, इनको ग्रो करने का वो टेक्नोलॉजी डेवलप करता था। साहब हमने वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लिया, काम किया। आपके बद्रीनाथ एरिया में ओली एक स्टेशन है, वहाँ पर भी जाना होता था। एक स्टेशन पिथौरागढ़, उसको एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो आजकल वो चल रहा है। तो नहीं तो वहाँ पर बहुत थोड़ा सा लैंड होता था। किसी बड़ी अच्छी लंबी कहानी है वो, जिसकी वजह से मैं वो लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, करीब 50-60 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लेकर के स्टेशन बना दिया था, जो स्टेशन अभी भी वहाँ पर वो चलता है, वो किया। लेकिन वहाँ पर भी मेरा मन फिर नहीं लगा, हालांकि वहाँ पर हमने बहुत सारी वेजिटेबल की वैरायटी आइडेंटिफाई की। कुछ तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई भी हुई, रिलीज के लिए रिलीज के लिए रिकमेंड नहीं हुई, क्योंकि हम वहाँ से छोड़ करके चला गया था, तो उस लेवल पे ही रह गई। लेकिन आइडेंटिफाई हो गई थी, और स्टेट लेवल पे तो कई एक वैरायटी वहाँ पर चली। आजकल भी वहाँ पर उत्तराखंड में हमारी डेवलप की हुई वैरायटी और हाइब्रिड्स चलती हैं। तो वहाँ पर काम बहुत अच्छा किया था। लेकिन पता नहीं दिमाग में कुछ ऐसा आया कि अब थोड़ा दिल्ली की तरफ चलते हैं, हेडक्वार्टर में, वहाँ पर लोगों को गाइड वाइड करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये रिसर्च का धंधा छोड़ते हैं। तो हेडक्वार्टर में किसी तरह से ट्रांसफ़र का जुगाड़ बना लिया, लेकिन सामान वामान सब बांध लिया, चलने को तैयार हो गए। उससे एक दिन पहले खबर आती है कि आपको हेडक्वार्टर में पोस्टिंग नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि किसी दूसरे बंदे ने अपना प्रेशर डाल करके वहाँ पर अपॉइंटमेंट करा लिया था। तो हमने बोला भाई हमारा तो सामान बन चुका है, बड़ी बेइज्जती होगी, कुछ निदान बताइए। निदान बताया गया कि आप मैसूर में वैकेंसी है, वहाँ जा सकते हैं। मैसूर में डीआरडीओ की डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी है। वो सीएफटीआरआई से अलग है, लेकिन अच्छी है, वेल इक्विप्ड है, बहुत ही हाई क्लास प्रोसेसिंग में रिसर्च होती है। जो सैनिक भाई खाना आजकल अपनी टेस्ट का प्रिजर्व्ड खाना लेते हैं, वो सब वहीं की टेक्नोलॉजी से डेवलप किया हुआ है। कोई भी डिश इंडिया के नाम ले लीजिए,
वो प्रिजर्व्ड फॉर्म में बन जाती है, जिसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने होती है। वो काम वहाँ पर होता है उसमें, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी में। ये थोड़ा भिन्न है सीएफटीआरआई से। सीएफटीआरआई में इस तरह का रिसर्च नहीं, वहाँ पब्लिक के लिए रिसर्च होता है। और डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी में खाली सैनिकों के ध्यान में रखते हुए होता है। और उसका जो स्पिन ऑफ होता है वो पब्लिक में आ जाता है। जैसे कि जितने भी प्रोसेस फूड है, हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी वहाँ से डेवलप हुई है, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में आ गई हैं। और पब्लिक सेक्टर में काफ़ी पॉपुलर है। वो टेक्नोलॉजी ले लेते हैं जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, और वो अपना मार्केट में भेजते हैं। तो ओ, इस तरह से मैं साहब मैसूर पहुंच गया। मैसूर में रहा, ठीक है। मैसूर में खुश था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन हमारे साहब नंबर 2 साहब, जिसको चीफ कंट्रोलर साहब बोलते थे उस टाइम पे, आजकल नहीं है। आजकल उनकी जगह डायरेक्टर जनरल हो गए हैं, और सबसे बड़ा पोस्ट हो गया है डीआरडीओ में चेयरमैन का। तो पहले डीजी होता था, उसके नीचे सीसी होते थे, चीफ कंट्रोलर। लेकिन अब सीसी का पोस्ट खत्म हो गया, वो डायरेक्टर जनरल बोल दिया। खैर, तो वो कंट्रोलर साहब पहुंचे किसी फंक्शन में हमारे यहाँ, और हमको बोला कि आप तेजपुर जाने के लिए तैयार हो जाओ। साहब, तेजपुर आसाम में होता है, मैसूर नीचे कर्नाटक में है। मैसूर से सीधे तेजपुर जाएगा ब्रह्म सिंह, क्या करेगा। ठीक है, बात आई गई होगी, लेकिन फिर विजिट हो गया उनका 2 या 3 महीने के बाद ही। और सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया, आप जाते हैं या मैं दूसरे तरीके से आपको भेजने की कोशिश करूं। हमने कहा, साहब आप मालिक हैं, आप कहते हैं तो जरूर जाएंगे। तो इस तरह से हम तेजपुर पहुंच गया। उस टाइम पे बहुत दुखी था, लेकिन बाद में जाके, जैसे मैं बता रहा हूँ, बाद में जब एक्सपीरियंस करते हैं तो पता चलता है कि ठीक ही है। वहाँ ज्वाइन करने के 3 महीने बाद ही डायरेक्टर साहब बन गया। छोटी पोस्ट पे था, लेकिन फिर भी डायरेक्टर बन गया। तो डायरेक्टर बनना, आ, वो भी डीआरडीओ की लैब का, मायने रखता। तो ठीक है, वहाँ पर काम किया। अरुणाचल प्रदेश में तवांग में रिसर्च स्टेशन बनाए। बहुत काम किया वहाँ पर। आ, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में काम आता है, हर एक स्टेट में काम आता है, लेकिन ज़्यादातर काम हमने अरुणाचल प्रदेश में ही किया। बॉमडिला के पास एक रिसर्च स्टेशन बनाया, सलारी, जो आजकल बहुत मशहूर है। हमारे एक साथी डॉक्टर संजय कुमार द्विवेदी आजकल डायरेक्टर है वहाँ तेजपुर में। वो उसको और भी अच्छा कर रहे हैं, तवांग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वो बार बार मेरे को बोलते हैं कि साहब आप नहीं बनाए होते तो हमको बहुत दिक्कत होना था। आजकल ये जो स्टेशन आप बना गए थे, रिसर्च स्टेशन, वो बहुत हैंडी हो रहे हैं हमको, फौज को हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से हम तेजपुर में रहा। लेकिन तेजपुर में रहते रहते तब तक हमारे बच्चे बड़े हो गए। मेरे को 4 लड़कियां हैं, तो अब उनकी शादी वादी का भी चिंता होने लगा। तो हमारे टॉप बॉस, साइंटिफिक एडवाइजर बोलते थे या डीजी बोलते थे उनको, अरुणाचलम सर, वो वहाँ तेजपुर आए। एक उसमें सेमिनार में हमने बुलाया था उनको। वो सेमिनार भी मेरे विचार से मेडन सेमिनार था उस सेक्टर में, हिमालयन हॉर्टिकल्चर। क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ वगैरह उस टाइम पर नहीं होती थी, आजकल तो बहुत फैसिलिटीज़ है। तो उस टाइम पर सेमिनार करना, सोचना भी मुश्किल था, लेकिन हमने कराया था। हमने अपने फौजी अफसरों का साथ लेकर के अकोमोडेशन वगैरह करा करके कुछ ना कुछ कराया था। खैर, बहरहाल वो जब एडवाइजर साहब आए तो हमने उनसे अपनी समस्या बोली। उन्होंने हमारी समस्या सुन ली और हमको कह दिया कि आपका ट्रांसफर दिल्ली हो जाएगा। तो इतना बड़ा अफसर बोल रहा है,
हमने सब अपना सामान-वामान पैक कर लिया, एश्योरेंस मिल गई, हम दिल्ली लैंड कर गए। हमारे हाथ में ट्रांसफ़र ऑर्डर आता है अल्मोड़ा का, वो भी दिल्ली में पहुँचने पर। हमारा तो आप जानते ही हो, देख कर के उस टाइम पर क्या हुआ होगा। ख़ैर, हम अपने साहब के पास पहुँचे और उनको वो लेटर दे दिया, "यस सर, मैं तो रिक्वेस्ट किया था दिल्ली के लिए, मैं सामान भी ले आया हूँ दिल्ली में, सब कुछ हो गया है। ये अब अल्मोड़ा जाना पड़ेगा क्या?" अरे साहब, वो लेटर देखते ही वो एकदम से आग बबूला हो गए और उस टाइम पर जो भी इस काम को देखता था, उसको फ़ोन पर उन्होंने जो भी कुछ कहा होगा, वो तो वो जाने। मैंने अपने कान बंद कर लिए थे और मेरे को बोला, "तुम कहीं नहीं जाएगा, तुम दिल्ली में ही पोस्ट होगा, ये लेटर आपको दोबारा मिलेगा।" साहब, विदिन एन ऑवर आई गॉट द अनदर लेटर, जॉइन दिल्ली। खैर, लेकिन आप जानते ही हो सर्विस वगैरह में जो सर्विस में हैं, जो सुन रहे हैं मेरे को, वो जानते हैं क्या होता है। तो मैंने बहुत अपने प्रेमी पैदा कर लिए थे, ये एक्शन करके। तो उन प्रेमियों ने जब मेरी डॉटर का शादी हो गया, बोले अब तो डॉटर का शादी हो गया है, अब इनको हेडक्वार्टर में नहीं रखना है, अब इनको लेह भेज दीजिए, लद्दाख। तो मुझको याद आया मैंने लद्दाख के लिए एप्लीकेशन दिया था, जब अल्मोड़ा में मेरा पोस्टिंग था, कि अल्मोड़ा ना भेज कर के मुझको लद्दाख भेज दीजिए, मैं वहाँ पर कुछ करना चाहूँगा। तो उन्होंने उस एप्लीकेशन को निकाला कि देखिए आप खुद ही जाना चाहते थे, आपको भेज रहे हैं। अरे मैंने कहा उस टाइम पे मेरे अंदर को थोड़ी बहुत ताकत थी, अब तो मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, ऐज वो नहीं है लद्दाख जाने की। वो कहते नहीं साहब जाना तो पड़ेगा। लेकिन अब मेरे को समझ में आता है और वहाँ पर जाने के बाद भी समझ में आ गया था, उनकी मजबूरी थी, उनको कोई आदमी चाहिए था जो उनकी लैब को चलाता वहाँ पर। खैर, जो भी कुछ है कहानी तो हम इस तरह से वहाँ पर जब सोचा कि जाना ही है, हालाँकि हमको जाने के लिए उन्होंने बोला था कि आप गर्मी के महीनों में चले जाइए, मई या जून में। लेकिन हमने सोचा जब जाना ही है, ये महीना था नवंबर का, तो हम दिसंबर में ही चला गया। मैंने कहा उसको सर्दी को देख ही लेते हैं, नहीं तो लोग बाग कहानी सुनाएँगे, ये होता है, वो होता है। तो एक्सपीरियंस खुद ही कर लेते हैं, जिससे अगले सीज़न में थोड़ा उसको कर सकें, काम में लाएँ। तो इस तरह से हम दिसंबर दिसंबर पीक विंटर में लेह में लैंड कर गया। तो लेह लद्दाख में आप सभी को मालूम है आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है तो उस टाइम पर क्या हालात रहे होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। उस टाइम पे फैसिलिटी बहुत ही कम थी। आजकल जो लेह लद्दाख में रिसर्च की फैसिलिटीज़ भी हैं, वो उस टाइम की प्लान की हुई हैं। लोग बाग एक्नॉलेज भी करते हैं कि ब्रह्म सिंह की प्लानिंग किया हुआ है कि हमको सेंट्रली हीटेड लैबोरेटरीज़ मिल रही हैं और विंटर में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये वो ब्रह्म सिंह ये लैबोरेटरी बनवा गया है और ब्रह्म सिंह तो कच्चे हाउस में, मड हाउस में बैठ कर के रिसर्च करके या सो कॉल्ड रिसर्च कर कर के वहाँ से गया था। ख़ैर, मैं जो भी कुछ हूँ, मैं लेह में काम करने की वजह से हूँ और मेरे को जो भी कुछ रिकॉग्निशन या जानकारी लोगों को मिली है मेरे बारे में, वो सिर्फ़ लेह की वजह से ही है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर हमने फ़ौजी भाइयों के लिए सब्ज़ी उत्पादन का टेक्नोलॉजी डेवलप किया और डेवलप ही नहीं किया, किसानों तक पहुँचा दिया, किसानों से उसे पहुँचा करके, किसानों की कोऑपरेटिव बनवा करके फ़ौज में उसको सप्लाई कराना शुरू करा दिया। आज की तारीख में हालात ये है कि सब्ज़ी जैसे वाटरमेलन जैसा भी चीज़ बहुत ज़्यादा पैदा होता है और उस वो जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ़ प्लास्टिक मल्च की है, सिंपल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का काम जितना लद्दाख में हुआ है, वो एक्ज़ेम्पलरी है, वो सब जगह कोट किया जाता है और हम लोगों ने वहाँ पर जो पैसिव ग्रीन हाउस बना कर के, सोलर हीटेड ग्रीन हाउस बना कर के काम किया है और उसी की मदद से हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी निकाली है वेजिटेबल प्रोडक्शन की, जिसकी वजह से आजकल कम से कम 60% रिक्वायरमेंट समर के महीने में फ़ौज की वहीं से लोकल किसान जो हैं पैदा कर कर के पूरी कर रहे हैं। ये हो गया।
तो सब्जी उत्पादन का किया, कुछ हमने वहाँ पर वो भी किया, आपको जो पौधे भी लगवाए, अफोस्टेशन किया। उसकी वजह से हमको इंदिरा प्रियदर्शनी कृषि विश्व मित्रा अवार्ड से भी नवाजा गया। उसको हमारी लेबोरेटरी को, उस टाइम पे लेबोरेटरी का नाम फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी था, अब उसका नाम डाईहार हो गया, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च, और जिसके बहुत सारे कारनामे हैं। मैं कुछ आपको स्लाइड दिखाना चाहूँगा। जो वहाँ पर एक पौधा हमने पकड़ा है, जिसका के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब और बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी बहुत बड़ाई की है, और उसकी वजह से वहाँ के किसानों को कम से कम लद्दाख के किसानों को 7 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की आमदनी हो रही है बिना कुछ खर्च किए। जिसको वो कहते थे कि उसके पीछे भी कहानी है, वो उसको वीड समझ करके मेरे पास लाए थे, और वीड से अब वो वेल्थ चला गया, वेट टू वेल्थ हो रहा है। मैं अभी थोड़ा सा आपको स्लाइड शेयर करके दिखाता हूँ। मैं और मेरी यात्रा हॉर्टिकल्चर में जो रही है, और मैं क्या था आपको बताया था, गांव में एक छोटे से किसान के यहाँ पर पैदा होकर के, और इस अवार्ड तक तो पहुंच गया हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ लिखा हुआ, पद्मश्री अवार्डी लोग बाग बोलते हैं। तो फिर मैं जो पूरी कहानी आपको सुनाई, यहाँ से लेके ग्रेजुएट होकर के ये होते होते, और आजकल मैंने एक अपनी फाउंडेशन शुरू की है, ब्रह्म सिंह हॉर्टिकल्चर फाउंडेशन। उसका चेयरमैन बना बैठा हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ, और उसी के अंदर ये जो आप वार्ता सुन रहे हैं, ये भी उसी की वजह से है। और यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है कि 14 वैरायटी डेवलप की हैं वेजिटेबल की, और आजकल बिना मिट्टी की सब्जी पैदा करना, बिना मिट्टी के, या हॉर्टिकल्चर प्लांट पैदा करना बिना मिट्टी के, पानी में, या एरोपोनिक जिसको बोलते हैं, मिस्ट वगैरह से करके जो करते हैं, उन सब में लगा हूँ। कुछ थोड़ा आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैंने रिसर्च पेपर भी दूसरे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की तरह छापे हैं। रिसर्च पेपर 70 थे, और जो आर्टिकल थे, रिसर्च आर्टिकल 123 थे, और पॉपुलर आर्टिकल हिंदी में भी लिखा, हिंदी प्रेमी हूँ, 25 आर्टिकल उसमें भी लिखे थे। टेक्निकल बुलेटिन छापी हैं, एक्सटेंशन बुलेटिन छापी हैं, ये और चैप्टर लिखे हैं बुक्स में करीब 15, और 6 के करीब बुक एडिट या लिखी भी हैं। और जो सबसे मशहूर बुक, या जिसके बारे में मैं गौरवान्वित या प्राउड फील करता हूँ, वह है रोजेज ऑफ राष्ट्रपति भवन और ट्रीज ऑफ राष्ट्रपति भवन। मैं कलाम साहब का चेला हूँ, जो राष्ट्रपति जी रहे हैं। उनके टाइम पर मैं राष्ट्रपति भवन में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हॉर्टिकल्चर था, और वहाँ उनके डायरेक्शन के मुताबिक उनका हाथ बटाता था। और वहाँ पर मुझको मौका मिला यूएसए के प्रेसिडेंट से, जॉर्ज बुश से भी मिलने का, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारे डॉक्टर कलाम साहब जो उस टाइम पर राष्ट्रपति थे, ये देख रहे हैं। और यदि आप देख सकते हो तो मैं उनके साथ बाहर दूसरे देशों में भी काफ़ी घूमा हूँ। तो जहाँ भी कहीं कृषि से संबंधित बात होती थी, वो हमको साथ लेके जाते थे। और ये म्यांमार में हमारी भाषणबाजी हो रही है, हम भाषण दे रहे हैं, साहब समझा रहे हैं, ये वहाँ के म्यांमार के वो है चीफ। और अपने राष्ट्रपति भवन में भी ये हमने गुआवा का, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा, बड़ा बड़ा फ्रूट आता है, अच्छा आता है, 1 kg गुआवा बोलते हैं, ये उस टाइम पे हमने उनको वहाँ पर दिखा रहे हैं साहब को। और भी बहुत सारा उनको दिखाया है। ये मेरा अपना घर आजकल इस तरह से रहता हूँ। और ये इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड लेते हुए है। और ये साहब को बायोडीजल, हिंदुस्तान में बायोडीजल पैदा हो और जट्रोफा से हो, बहुत शौक था। तो ये राष्ट्रपति भवन में जो जट्रोफा लगाया था, वहाँ पर कुछ वार्तालाप हो रही हैं, हमारा खुला डिस्कशन होता था। साहब बिल्कुल हम पे विश्वास करते थे, और हम इस पेड़ को स्पेड ही बोलता था, जो भी था वो हमारा उनका चलता रहता था। फिर उनकी इच्छा से हमने 13,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में सेल्फ सस्टेनिंग विलेज उस टाइम पर डेवलप किया था। वो गांव अभी भी उनका आभारी है और याद करता है कलाम साहब को। जो आजकल मैं लगा हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, ये तो
मेजर एरियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन जो मैंने अभी आपको बोले, लद्दाख वगैरह का सब कुछ है। लेकिन जो बिना खेत के खेती, बिना मिट्टी के खेती, या हाइड्रोपोनिक या एरोपोनिक, एरो टावर, ये देख रहे हो, ये मेरे आंगन में ही है। मेरा आंगन ही मेरी लेबोरेटरी है, मेरा खेत है। मैं उसी में ये करता हूँ एक्सपेरिमेंट वगैरह। और ये मेरी फाउंडेशन है, ब्रह्म सिंह हॉर्टिकल्चर फाउंडेशन। इसके अंदर जो है सोयललेस वेजिटेबल प्रोडक्शन, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, वर्टिकल फार्मिंग का जो सीधी खेती होती, खेत के ऊपर खेत, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और ये सभी जगह है, लद्दाख में भी हो रहा है। और ये कुछ थोड़ा सा मैं इन महानुभावों के साथ मिलता रहा हूँ। बाबा रामदेव जी वहाँ पर लद्दाख में पहुँचे, और मैंने जिस पौधे के ऊपर काम किया है, उस पौधे का नाम ही श्रीमान जी ने हिंदी में मेरे नाम पे रख दिया, उसका नाम ब्रह्मफल कर दिया। थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उस ब्रह्मफल के ऊपर ये कि ये वर्कशॉप हो रही है शिमला में। ये आचार्य वत्रदेव जो अभी गुजरात के गवर्नर हैं, पहले शिमला के गवर्नर थे, तो वहाँ शिमला में वर्कशॉप हो रही, ये देख रहे हैं। उसमें वहाँ पर हमको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और ये आप लोगों की कृपा से 2014 में हमको पद्म श्री से नवाजा गया है। ये इसका फोटो है। और जिस पौधे की मैं बात कर रहा था उसको सी बकथॉर्न बोलते हैं। और इसकी कहानी है वीड टू वेल्थ। ये इसको खरपतवार माना जाता था वहाँ लद्दाख में, लेकिन आज ये वेल्थ हो गया है। सब इसकी बड़ाई कर रहे हैं। इसी के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बहुत बड़ी चीज होती है, वो भारत सरकार वहाँ पर सी बकथॉर्न पर बनवा रही है लद्दाख में, और काफी काम हो रहा है। और इसके बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की है। और ये इस तरह का होता है, देखिएगा कितने तरह का होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता है। इसको इतना वहाँ पर वेरिएबिलिटी है, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो समझते हैं वेरिएबिलिटी कितनी है वहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा है। और जो जिस एरिया की बात आजकल हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान करता है, हमारा हिस्सा गिलगिट और बाल्टिस्तान, उसमें ये बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेजर है। लोग बाग ये नहीं सोचें कि उस एरिया में कुछ नहीं है, रेत है। नो, ये इस तरह का पौधा वहाँ पर बहुत है। और भी पौधे हैं, बकवीट भी बहुत होता है वहाँ। और ये देखिए, ये इस तरह से होता है। ये पौधा सी बकथॉर्न या ब्रह्मफल आपको दिखा रहे हैं, नेचुरल ग्रोथ है। ये नुब्रा वैली का है। नुब्रा वैली से ऊपर जो है ना आपका साइचिन ग्लेशियर होता है, उसके साथ लगा हुआ है। और ये किस तरह से फल रहा है वहाँ पर ऊपर वाले के। हमने 1994 में सबसे पहले रिपोर्ट किया था इसका, वंडर प्लांट्स ऑफ लद्दाख। वो वीड से वेल तक ले गए थे। और आज की डेट में मैंने आपको बताया, करोड़ों रुपया वो कमा रहे हैं लद्दाखी लोग। काम कुछ नहीं करना है। और ये साहब के साथ काम किया, मिसाइल मैन के साथ, जो मिसाइल मैन कहलाते थे हमारे प्रेसिडेंट साहब। और जो ये सी बकथॉर्न हम डेवलप कर पाया, वो सिर्फ इन्हीं की कृपा से कर पाए। ये उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। और कलाम साहब का कुछ अक्षण मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। वो हमेशा हंसते रहते थे, स्माइल। बट जो आपको टास्क देते थे वो बहुत टफ होता था, इतना आसान नहीं होता था। और वो आपको टेस्टिंग के लिए दिया जाता था, टाइम टेस्टिंग होता था। एग्जाम्पल मैं आपको, ये बड़ा लंबा चौड़ा एग्जाम्पल है। ये साहब जो है, या जो भी आजकल चीफ हैं, वो प्लेन जो है ना चार्टर कर करके जिस लेबोरेटरी में भी जाना चाहे जा सकता है। तो हमारी लेबोरेटरी लेह को विजिट करने के लिए हमने बोला साहब आप आइए, तो चार्टर, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया चार्टर प्लेन से नहीं जाऊंगा, मैं सिविल प्लेन से जाऊंगा। अब उस टाइम पर सिविल प्लेन हफ्ते में 2 बार जाता था, और जाता था वापस आता था। हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो खैर लकीली हमको उसमें एक मौका मिल गया था कि वो एक दिन श्रीनगर भी जाता था, पहले लेह, फिर श्रीनगर, फिर वापस। तो उस बीच में होकर के हमको टाइम मिल गया, और साहब के हमने वहाँ पर उनको लेह लद्दाख दिखा दिया। और एक बार लेह लद्दाख दिखा दिया तो उसके बाद पता नहीं कितने विजिट किए हैं, और क्या क्या नहीं किया, और क्या क्या फैसिलिटी दी हैं। कम से कम हमारी लैब में तो बहुत फैसिलिटी दी हैं। और उधर फौजी लोगों को या डिफेंस सर्विस में बहुत बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। खैर समय की कमी है, बहुत लंबा हो गया है, बोलते बोलते टाइम भी बहुत हो गया है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कलाम साहब के बारे में। एक रोज हमने उनको बहुत सुंदर फूल दिखाया,
रोज़ का जो मुगल गार्डन में खिला हुआ था, वो साहब उसके पास गए और हमको बोले ब्रह्म सिंह ये तो ब्यूटीफुल नहीं है। वो ठीक है, फूल तो ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन ब्रह्म सिंह का तो हालत खराब हो गया। तो हमने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा सर क्यों? कहते हैं इसके अंदर खुशबू नहीं है। तो गुलाब बिना खुशबू के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इज़ नॉट ब्यूटीफुल। तो साहब बहुत बड़ा मैसेज है इसमें, इनर ब्यूटी इज़ इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट दैट आउटर वन। फिर दूसरा आपको बताऊँ, ही वाज़ वेरी माइल्ड बट ही वाज़ नोन एज़ मिसाइल मैन। और मैंने एक रोज़ उनसे पूछ लिया, मैंने कहा साहब आप इतने सॉफ्ट हैं, इतनी अच्छी बात करते हो और रिसर्च करते हो मिसाइल के ऊपर जो मारता ही है, क्या है ये? कहने ब्रह्म सिंह ये छोटी सी बात नहीं समझते हो तुम, समझो। और सिर्फ इतना ही बोला, स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइजेज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेंथ। सीधा सीधा कहने का मतलब है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके अंदर ताकत है उसको कोई पहचानता है, जिसको नहीं है कोई नहीं पहचानेगा। जो स्ट्रोंग है देश, उसी को लोग बाग मानेंगे, बाकी को परेशान करेंगे। फिर देश में तेल के ऊपर बहुत खर्चा होता है, गाड़ियों में जो चलता है डीजल पेट्रोल, वो उनको शौक था कि कोई अपना यदि हो जाए। तो एक प्लांट जो किसी साइंटिस्ट ने उनको पढ़ाया, जेट्रोफा कर्कस, उसके ऊपर उन्होंने सेमिनार सिंपोजियम किया और ये 2 किताबें हमने लिखी जो आपको बताया था। ये देखिए शीबक थॉर्न जिसकी बात कर रहे हैं ब्रह्मफल की, इसके सब दीवाने हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी भाषण दिया था, एक कन्वोकेशन एड्रेस में 2 ढाई मिनट इसके ऊपर बोल दिए थे वो। और ये हमारे फॉर्मर रक्षा मंत्री पारिकर सर हैं, सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और लोकसभा में इसी सेशन में जो अभी खत्म हुआ है, इसमें सीबक थॉर्न की टी आदरणीय मेंबर्स लोगों को, पार्लियामेंट एमपीज को डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये भी वही है, उसका रिपीटिशन है पहले वाली स्लाइड का, लेकिन इसमें ये आप देख रहे हैं कि जेएनके गवर्नमेंट ने, ये पोस्ट मास्टर जनरल ने इसके ऊपर पोस्टेज भी रिलीज किया है। तो इम्पोर्टेंस इसकी बहुत है, समय कम है इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। और मैं जो बीएसएचएफ में आपको बताया आजकल लगा हुआ हूँ, उसकी ये सब कुछ वेबसाइट और यूट्यूब, फेसबुक वगैरह ये है, सब लगा है। शिव जी की मदद से मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा अपना जीवन जो है ना वो इसी तरह से कट रहा है। और आगे इस फाउंडेशन के थ्रू वेबिनार और लद्दाख में एक सेंटर भी शुरू किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट करके किसानों को बताया जाएगा कि आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। खास करके उसमें हर्बल प्लांट है और फौजी लोगों के लिए सब्जी, दूध, अंडा ये वगैरह सब कुछ उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने का है। और जहाँ भी कहीं कोई सेमिनार सिंपोजियम वगैरह के लिए बुलाया जाता हूँ या किसी कमेटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता हूँ, योगदान देता हूँ। यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जो आपकी डेवलपमेंट काउंसिल है, उसका भी मेंबर हूँ। वहाँ भी लद्दाख को डेवलप करने के लिए, उसको थोड़ा अच्छा बनाने का विचार है। तो मेरा लाइफ इसी तरह से चल रहा है। मेरा जो लोग मुझको सुन रहे हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत इसमें से सीख लेना चाहते हैं, उनके लिए मेरा संदेश यही है कि समस्याएं कितनी भी विकट हों, घबराना नहीं है। जो समस्या आती है वो सॉल्यूशन भी साथ लाती है, उसका समाधान भी होता है। उस समाधान को थोड़ा ढूंढने की जरूरत होती है, तसल्ली की जरूरत होती है, ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत होती है, सब कुछ हो जाता है। इन शब्दों के साथ जो सुन रहे हैं, मेरा उनको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा कार्य आपको कैसा लग रहा है और आपको फ्यूचर मेरा क्या दिखाई देता है? मैं एनडीयू
एटी मस्ती टीम खास करके शिव सिंह से बहुत प्रभावित हूँ। बहुत मेहनती हैं वो और बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं इनका आभारी भी हूँ जिनके थ्रू मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ। इनका जो थिंकिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव है और वो टेक्नोलॉजी के सहारे टेक्नोलॉजिस्ट को पूरी जनता के साथ या जो भी इंटरेस्टेड हैं या कंसर्न है उन तक पहुंचाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका कार्य सफल रहे और उनको बहुत बहुत सफलता हमेशा मिलती रहे।